नमस्कार साथियों। जब भी हम लोग शरद पवार परिवार की बात करते हैं तो उसमें हम लोग अजीत पवार को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पवार परिवार का ही हिस्सा है। कौन? अजीत पवार। और अजीत पवार आप देखेंगे शरद पवार के भतीजे हैं, यानी कि भाई के बेटे हैं। तो आज हम लोग अजीत पवार के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये भी जाने माने पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन्हें देख भी रहे होंगे। किन्हें देख रहे होंगे? अजीत पवार को। और एक बार पहले आप लोग महाराष्ट्र देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। और महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। अगर हम लोग अजीत पवार के पूरे नाम की बात करें तो अजीत अनंतराव पवार इनका पूरा नाम है। और शॉर्ट में इन्हें जो प्रसिद्धि मिली हुई है, जिस नाम से सभी लोग जानते हैं, अजीत पवार, इनका एक तरह से उपनाम है। इनका जन्म होता है 22 जुलाई 1959 को इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम अनंतराव पवार और चाचा का नाम शरद पवार। और चाचा के नाम से ही आप देखेंगे इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि में भी मिली हुई है। ये आप देखेंगे कि शरद पवार साहब हैं, और आप देखिए काफ़ी दोनों का तालमेल है और अपने बेटे के समान मानते हैं अजीत पवार को। और जीवन संगिनी की बात करें तो सुनित्रा पवार इनकी पत्नी का नाम है। और बच्चे की बात करें तो पर्थ पवार और जय पवार इनके बच्चों का नाम है। और इनकी पत्नी को और बच्चों को देख लीजिए आप लोग। ये आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? देखिए, ये इनकी पत्नी है, ये अजीत पवार हैं, इनके दोनों बेटे हैं। और आप देखेंगे इनकी चचेरी भाई बहन, आप सभी जानते हैं कि शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, और काफ़ी मानती भी हैं, समझ रहे हैं। तो ये देख लीजिए, पिक्चर आपके सामने है। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई पूरी की हुई है। मुंबई कॉलेज में पढ़े हुए हैं। राजनीतिक दल इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। और आप सभी जानते हैं कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक कैरियर की बात करें या शुरुआती जीवन की बात करें तो 1982 में अजीत पवार पुणे में एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने जाने के बाद सक्रिय राजनीति में आते हैं। 1991 में वह पहली बार महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। और आपको बता दूं कि देखिए, लोकसभा सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और अधिकतम कोई सीमा नहीं रखी गई है, आप कितनी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं। और विधायक जो लोकसभा सदस्य चुनाव होता है ना, इसका डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। हालांकि जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में शरद पवार को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तो उस समय भी संसद सदस्य नहीं थे, और 6 महीने की अवधि के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना पड़ा। इसलिए शरद पवार के लिए अपनी सीट खाली कर दी। और आप सभी जानते हैं कि जब आप लोगों को देखिए कैबिनेट में मंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो आप लोग अगर सदस्य नहीं है राज्यसभा लोकसभा के, तब भी आप लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना होता है। तो ये क्या करते हैं कि शरद पवार जब रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं तो वो सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो राज्यसभा के ना ही लोकसभा के। तो अजीत पवार ने अपनी सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, वहाँ से शरद पवार को चुनाव लड़वा दिया। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी खास हैं। और उसी वर्ष अजीत ने बारामती सीट से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी 1995, 1999, सन 2004, 2009, 2014, 2019 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से वो विधायक बने। क्या बने? विधायक बने। और फिर आप इस वर्षों में उन्होंने कृषि, वित्त, सिंचाई, बिजली, उप प्रमुख जैसे कई विभागों को भी संभाला। महाराष्ट्र के मंत्री भी बने। अजीत अपने करीबी और उनके अनुयायियों के बीच दादा, बड़े भाई के रूप में लोकप्रिय हैं। और आपने देखा होगा कि जब अजीत पवार ने बीजेपी के साथ 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब सरकार बनाने की सोची तो आपने देखा, एक नाम सुना होगा, सुप्रिया सुले ने कहा था कि हम अपने दादा को मना लेंगे, हमारे दादा हैं।
तो क्या रहता है कि कई राज्यों में आप देखेंगे कि बड़े भाई को दादा कहा जाता है। वह रांकावा की युवा शाखा के बीच बहुत लोकप्रिय हैं और वे अक्सर उन्हें संबोधित करने के लिए एकच दादा अजीत दादा का नारा लगाते हैं। उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 1,66,000 मतों से जीता, जो राज्य में सबसे अधिक है। आप समझ सकते हैं। हालांकि 2019 नवंबर 2019 को अजीत ने शरद पवार की सहमति के बिना भाजपा का समर्थन किया और उन्होंने सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और हालांकि 26 नवंबर 2019 को उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। कथित तौर पर उन्होंने दावा किया था कि 54 विधायकों का समर्थन पत्र केवल 54 राकांपा विधायकों की उपस्थिति पत्रक था और जिसे उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा था। लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगर विधायक आपके पास नहीं है तो क्या करोगे आप। तो 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने चौथी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनाए गए और शिवसेना और आप देखेंगे अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच आप देखिए गठबंधन होकर एक तरह से बाद में समझौता होकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं। अगस्त 2002 में जब वे जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम से लवासा को 141.15 हेक्टेयर भूमि लीज पर दी थी, जो शरद पवार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। कथित तौर पर MKBDC और लवासा के बीच भूमि सौदा बाजार दर से बहुत कम दरों पर निष्पादित किया गया था, तो इस कारण भी ये चर्चा में रहे थे। सितंबर 2012 में उन्हें 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले में नामित किया गया था और ये आरोप महाराष्ट्र के पूर्व नौकरशाह विजय पंधारे ने अजीत पर लगाए थे। इन आरोपों के बाद अजीत को महाराष्ट्र के डिप्टी पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था। तो आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। आरोप तो किसी पर भी लगते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? किसी पर भी लग जाता है, उसमें कौन सा। अप्रैल 2013 में महाराष्ट्र में एक बड़े सूखे में दौरान उन्होंने इंदौर में एक समारोह में एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या हमें उसमें पेशाब करना चाहिए। बाद में अजीत ने कहा था कि बयान उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, माफी भी मांग ली थी। अप्रैल 2013 में बिजली कटौती और लोड शेडिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं और अब जब की रात में बत्तियां बुझ रही हैं तो उसके बाद और कोई काम नहीं बचा है। तो इस तरह के बयानों के कारण आलोचना भी होती रहती है। 16 अप्रैल 2014 को अजीत 2014 के आम चुनाव के लिए अपने चचेरे भाई सुप्रिया सूली के लिए प्रचार कर रहे थे। अपने चचेरे भाई नहीं, अपनी चचेरी बहन, ठीक है। और वे बारामती के मसलवाड़ी गांव में थे, तो उनसे किसानों को धमकी दी कि अगर उन्होंने सूले को वोट नहीं दिया तो वह उनके गांव में पानी की आपूर्ति काटकर उन्हें दंडित करेंगे। तो उस समय भी आप देखिए चर्चा में रहे थे। 2 नवंबर 2021 को पवार की संपत्ति 1,000 करोड़, जिसमें एक चीनी कारखाना, दक्षिण दिल्ली में एक आवासीय संपत्ति, मुंबई के अपार्टमेंट क्षेत्र में एक कार्यालय, नरीमन पॉइंट में निर्मल टावर माना जाता है। गोवा में एक रिसोर्ट और राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूमि शामिल है जो को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था। और आयकर विभाग द्वारा इससे पहले अक्टूबर 2021 में दिवंगत ने श्री पवार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के व्यवसायियों और संपत्तियों पर कई छापे भी मारे थे। जो आप देखिए इनके रिश्तेदार थे, इनके जो रिश्तेदार चल चुके हैं उनकी बात हो रही है। तो फिलहाल अजीत पवार की यही कहानी है। आने वाले समय में क्या किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, राजनीति में इनका भविष्य किस तरह से रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाले वक्त के लिए ये रहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। और क्या न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को क्या रहेगा कि आप लोग जानते रहेंगे नेताओं के बारे में। और मुझे लगता है नेताओं के बारे में जानना आपको चाहिए भी, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है, देश भर के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। बायोग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें आप जाइए और देखते रहिए नेताओं के बारे में। कुछ आपके सुझाव हों तो वो भी बताते रहा करिएगा, और भी किसी नेता के बारे में जानना हो तो उसके बारे में भी बताते रहा करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करते रहिए।